नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार उज्जवल क्लासेस में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का जो 5वां चैप्टर है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, उसका एमसीक्यू। ठीक ना। तो देखिए, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आपको कुछ लाइनें यहाँ पे बताने वाला हूँ, ध्यान देंगे। देखिए, कह रहा है खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, अभी और उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है, अभी पूरा आसमान बाकी है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं डायरेक्ट अपने टॉपिक पे। और यदि आप मेरे चैनल पे नए व्यूअर्स हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों और शेयर कीजिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देख रहे हैं आप यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है क्लास 9 साइंस चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की मौलिक इकाई। यहाँ पे जो आपका पहला क्वेश्चन है क्या कह रहा है, देखेंगे कि निम्नलिखित की अनुपस्थिति के कारण पादप जंतु कोशिका से भिन्न होती है। कह रहा है कि निम्नलिखित की अनुपस्थिति के कारण पादप कोशिका जंतु से भिन्न होती है। मतलब कह रहा है कि पादपों में ऐसा क्या पाया जाता है कि जो जंतु कोशिका से भिन्न होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन ए में कह रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं कि अनुपस्थिति के कारण पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होता है। तो ऑप्शन ए में दे रहा है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बी में दे रहा है माइट्रोकांड्रिया, सी में दे रहा है राइबोसोम और डी में दे रहा है सेंट्रियोल। तो यहाँ पे देखते हैं आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, सेंट्रियोल। ठीक ना, सेंट्रियोल के कारण आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित की अनुपस्थिति के कारण पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होता है। तो सेंट्रियोल के कारण पादप कोशिका जंतु कोशिका से क्या होता है, भिन्न होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, दूसरा आप देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है सेंट्रोसोम निम्नलिखित में पाया जाता है। सेंट्रोसोम किस में पाया जाता है, तो देख सकते हैं कोशिका द्रव्य लिखा हुआ है, फिर केंद्रक लिखा हुआ है, फिर गुणसूत्र लिखा हुआ है। ठीक ना, तो आप बताएं दोस्तों कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक ना, तो कह रहा है कि सेंट्रोसोम निम्नलिखित में पाया जाता है। ठीक ना, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, कोशिका द्रव्य में। कौन सही होगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, कोशिका द्रव्य में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे कह रहा है कोशिका का बिजली घर कहा जाता है, किसको कहा जाता है। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन दिया हुआ है कि हरित लवक, माइट्रोकांड्रिया, गाल्जी उपकरण, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक ना, तो यहाँ पे मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर जानते होंगे। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, माइट्रोकांड्रिया। यानी कोशिका का बिजली घर किसको कहा जाता है दोस्तों, तो माइट्रोकांड्रिया को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखेंगे कोशिका के भीतर श्वसन का स्थान है। कोशिका के भीतर श्वसन का स्थान कौन है, तो आप यहाँ पे बताएं, यहाँ पे आप बताएं कोशिका के भीतर श्वसन का स्थान है, बताइए। पहला ऑप्शन में दिया है राइबोसोम, दूसरा दिया है गाल्जी उपकरण, तीसरा दिया माइट्रोकांड्रिया, चौथा दिया है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा दोस्तों, यहाँ पे माइट्रोकांड्रिया। ठीक ना, पांचवा पाचक थैला कहलाता है। देख सकते हैं आप यहाँ पे पाचक थैला कहलाता है। तो क्वेश्चन पांचवा है पाचक थैला कहलाता है, तो किसको कहते हैं। ऑप्शन ए में दे रहा है सेंट्रोसोम, बी में दे रहा है लाइसोसोम, सी में दे रहा है मीजोसोम्स और डी में दे रहा है क्रोमोसोम्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, लाइसोसोम। ठीक ना, ये क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, लाइसोसोम। यानी पाचक थैला कहलाता है लाइसोसोम। ठीक है, जो बॉडी के अंदर पाया जाता है और क्या करता है, ये छोटी बड़ी कोशिकाओं को मार के खा जाता है। ठीक ना, कह रहा 6वां नंबर राइबोसोम निम्नलिखित के केंद्रक हैं। राइबोसोम निम्नलिखित के केंद्रक हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में दे रहा है श्वसन के, प्रकाश संश्लेषण के, प्रोटीन संश्लेषण के और वसा संश्लेषण के। तो यहाँ पे कह रहा है कि राइबोसोम निम्नलिखित के केंद्रक है, तो किसके केंद्रक है, प्रोटीन संश्लेषण। यानी राइबोसोम क्या करता है दोस्तों, प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां नंबर क्या कह रहा है, देखिए। और यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों तो आप जरूर वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विक झिल्ली निम्नलिखित में अनुपस्थित होता है, यानी किसमें द्विक झिल्ली नहीं पाया जाता है, डबल लेयर नहीं पाया जाता है मेम्ब्रेन का। तो कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, केंद्रक और लाइसोसोम। यहाँ पे आप बताएं इसमें से ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा दोस्तों। तो यहाँ पे पहला दे रहा है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा दिया हरित लवक, तीसरा दे रहा केंद्रक, चौथा दिया लाइसोसोम। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सही होगा डी, लाइसोसोम, ठीक ना। तो लाइसोसोम में द्विझिल्लिक अनुपस्थित होता है। चलिए नेक्स्ट 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि केवल पादपों में पाए जाने वाला कोशिकांग होता है। देख सकते हैं पादपों में पाया जाता है, गाल्गी उपकरण भी पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाता है, सॉरी ये कह रहा है कि केवल पादपों में पाया जाने वाला कोशिकांग, मतलब जंतुओं में नहीं पाया जाता, ठीक ना। तो आप देख सकते हैं कि गाल्गी के उपकरण आप पौधों में पढ़े होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया भी पढ़े हैं, राइबोसोम भी पढ़े हैं, लेकिन यह आप ये सब तो पादप में पढ़े हैं, ठीक ना। तो कह रहा है कि केवल पादपों में पाया जाने वाला कोशिकांग, ऐसा कि जो केवल पादप, तो आप देख सकते हैं जो गाल्गी का उपकरण होता है, माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम, तीनों मनुष्यों में भी पाया जाता है, ठीक ना। लेकिन हम पादप की बात कर रहा है, तो यहाँ देखिए तीनों से हटकर क्या है अलग, आपका ऑप्शन नंबर सी जो लवक है, ठीक ना। चलिए ये केवल पौधों में पाया जाता है, मनुष्यों में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, केंद्रक तथा कला परिबद्ध कोशिकांग रहित जीव है। बताएंगे द्विगुणित प्रोकैरियोटिक्स, अगुणित यूकैरियोटिक्स। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, बी। आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, प्रोकैरियोटिक्स, यानी केंद्रक तथा कला परिबद्ध जो है वह कोशिकांग रहित जीव है, यानी प्रोकैरियोट्स है, ठीक ना। क्या बताएंगे आप, प्रोकैरियोट्स। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप, क्या कह रहा है कि जंतु कोशिका निम्नलिखित के द्वारा सीमित होती है। जीव द्रव्य कला, कोशिका कला, कोशिका भित्ति, आधार कला, ठीक ना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, जीव द्रव्य कला। क्या होगा ऑप्शन नंबर जीव द्रव्य, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग 11 नंबर पर चलते हैं। क्या कर रहा है 11 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, 40 क्वेश्चन पढ़े हैं दोस्तों, हम लोग फास्ट पढ़ते हैं, ठीक ना। यहाँ पे कह रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जाल निम्नलिखित में उपस्थित होता है। किसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जाल किसमें उपस्थित होता है। तो ऑप्शन ए में दे रहा है केंद्रक, बी में दे रहा है केंद्रिक, सी में दे रहा है कोशिका द्रव्य, डी में दे रहा है गुणसूत्र। तो यहाँ पे बताएं 11 नंबर, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपका कोशिका द्रव्य है, यानी कोशिका द्रव्य है, साइटोप्लाज्म है, इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जाल उपस्थित होता है। 12 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, लाइसोसोम निम्नलिखित के आस्य हैं। लाइसोसोम के निम्नलिखित के आस्य क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर दे रहा है वसा, बी में दे रहा है आर्यन्य, सी में दे रहा है श्रावी ग्लाइकोप्रोटीन्स और डी में दे रहा है जल अपघटनीय एंजाइम्स। तो यहाँ पे कह रहा है लाइसोसोम निम्नलिखित के आस्य हैं, तो यहाँ पे बताएंगे जल अपघटनीय एंजाइम्स के आस्य हैं, ठीक है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, पादप कोशिका की रसधानी को घेरने वाली झिल्ली कहलाती है। क्या कहलाती है, टोनोप्लास्ट, जीव द्रव्य कला, केंद्रक कला और कोशिका भित्ति। तो यहाँ भी आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, टोनोप्लास्ट। यहाँ क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर ये सही होगा, टोनोप्लास्ट। 14 नंबर यहाँ कोशिका श्रावण निम्नलिखित के द्वारा होता है। लवक के द्वारा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा, गाल्गी के उपकरण के द्वारा, केंद्रिक के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, गाल्गी के उपकरण के द्वारा, गाल्गी उपकरण के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सेंट्रियोल निम्नलिखित से संबंध है। सेंट्रियोल का संबंध किससे है, डीएनए से है, जनन से है, तुर्क निर्माण से है या श्वसन से है। तो आप बताएंगे, आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, तर्कु निर्माण से है। किससे निर्माण से, किससे है, तर्कु निर्माण से है। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, जंतु कोशिका और पादप कोशिका के बीच प्रमुख अंतर है। पोषण का, वृद्धि का, गति का, श्वसन का। तो यहाँ पे आप बताएंगे दोस्तों पोषण का, आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, पोषण, ठीक ना। क्योंकि मनुष्य में जो यहाँ जो कह रहा है कि जंतुओं में जो भोजन की प्रोसेस होती है वो परपोषी नेचर का होता है, ठीक ना। लेकिन जो पौधे होते हैं वो स्वपोषी नेचर के होते हैं, क्योंकि पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। लेकिन जो जंतु होते हैं ये अपने भोजन के लिए क्या करते हैं, दूसरे जीवों पर आश्रित होते हैं, ठीक है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। कह रहा है केंद्रक रहित जंतु
कोशिका में निम्नलिखित का भी अभाव होता है। केंद्रक रहित जंतु कोशिका में निम्नलिखित का भी अभाव होता है। तो यहाँ पे कह रहा है गुण, ऑप्शन ए में दे रहा है गुणसूत्र, बी में दे रहा है राइबोसोम, सी में दे रहा है लाइसोसोम, डी में दे रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे क्या दे रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सही होगा ए गुणसूत्र, यानी जिसको आप क्रोमोसोम्स बोलते हैं, आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर क्या सही होगा दोस्तों, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर का रहा है जीव द्रव्य संकुचन निम्नलिखित के कारण होता है। जीव द्रव्य संकुचन किसके कारण, निम्नलिखित के कारण होता है। तो आप बताएंगे, पहला ऑप्शन में दिया अवशोषण, बी में दिया है अंतः परासरण, सी में दिया है परासरण और डी में दिया है बहिपरासरण। तो ये किस में होता है, तो ये देखेंगे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा दोस्तों, परासरण में होता है। ठीक ना, यानी जीव द्रव्य संकुचन निम्नलिखित के कारण होता है, तो बताएंगे परासरण के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यहाँ पे आ गया, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप कोशिका निम्नलिखित के कारण, यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ी लाइन यहाँ पे टेढ़ी हो गई, यहाँ पे इरेज करना है यहाँ पे। चलिए अब देख सकते हैं, यहाँ पे कह रहा है कि पादप कोशिका निम्नलिखित के कारण फूल जाती है। पादप कोशिका निम्नलिखित कारण फूल जाती है, किसके कारण, जीव द्रव्य संकुचन के कारण, या बहिपरासरण के कारण, या अंतः परासरण के कारण, या विद्युत अपघटन के कारण। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अंतः परासरण के कारण। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, बाह्य विलयन में विलय सांद्रण उच्चतर होने पर कहलाता है। बाह्य विलयन में विलय सांद्रण उच्चतर होने पर कहलाता है। ऑप्शन ए में दिया है अल्पसारी, समप्रसारी, अति प्रसारी और इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे देख रहे हैं अल्प प्रसारी दिया है, तो यहाँ पे बाह्य विलयन में विलय सांद्रण उच्चतर होने पर कहलाता है। क्या कहलाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे अति, यहाँ पे क्या दिया आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अति परासरी विलयन कहलाता है। तो यहाँ देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या करा, अल्प परासरी में रखी कोशिका, अल्प परासरी में रखी कोशिका क्या देती है, सिकुड़ जाती है, संकुचन प्रदर्शित करती है, फूल जाएगी, आकृति तथा आकार अपरिवर्तित रहेगा। तो यहाँ पे 21वां नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, फूल जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है 22 नंबर क्वेश्चन कि सूर्य प्रकाश की किरणें विकिरण ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होकर निम्नलिखित के रूप में संग्रहित होती है। तो यहाँ पे आगे देख रहा है होती है, आप ऑप्शन में ए में दे रहा है एएमपी, एडीपी और एपीपी। यहाँ पे सूर्य प्रकाश की विकिरण ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होकर निम्नलिखित के रूप में संग्रहित होती है। तो यहाँ पे आप बताएंगे, यहाँ पे दोस्तों क्या होगा आपका ऑप्शन, यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे एटीपी होना चाहिए। यहाँ पे आपका ऑप्शन में एटीपी होना चाहिए, आप बना लेंगे एटीपी। ठीक ना, यानी आपका ऑप्शन सी सही होगा, एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राइबोसोम किसकी सतह पर पाए जाते हैं। राइबोसोम किसकी सतह पर पाए जाते हैं, तो आप बताएंगे। यहाँ ऑप्शन में जीव द्रव्य संकुचन दिया है, बहिपरासरण दिया है, अंतः परासरण दिया है और दिया है विद्युत अपघटन। ठीक ना, यहाँ पे क्या दिया है, विद्युत अपघटन। तो यहाँ पे राइबोसोम किसकी सतह पर पाया जाता है, तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपका अंतः परासरण की जगह पे होना चाहिए। यहाँ पे अंतः परासरण की जगह पे दोस्तों होना चाहिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप बना लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ER, क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, यहाँ पे ER लिख लेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम किसकी सतह पर पाया जाता है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पे पाया जाता है, अंतः द्रव्य जालिका पे पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे लिख लेंगे, देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन का रहा, माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा किस रूप में बनती है। माइटोकॉन्ड्रिया में जो ऊर्जा बनती है वो किस रूप में बनती है, तो यहाँ पे कह रहा है एटीपी के रूप में, मंड के रूप में, एंजाइम के रूप में और डीएनए के रूप में। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, एटीपी के रूप में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्या कह रहा है,
देखेंगे निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में मंड कण उपस्थित होते हैं, ठीक ना। कह रहा है आपका ऑप्शन नंबर ए में माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, लाइसोसोम में और राइबोसोम में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, क्लोरोप्लास्ट में, ठीक ना। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में मंड कण उपस्थित होते हैं, तो बताएंगे क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कोशिका में सबसे छोटा कोशिकांग कौन है। तो कोशिका में सबसे छोटा कोशिकांग कौन है, देखिए तो कोशिका में सबसे छोटा यानी कोशिका में कोशिकांग राइबोसोम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ठीक ना, लाइसोसोम होता है और भी है, ठीक ना। तो ये सब क्या होते हैं, कोशिका के कोशिकांग होते हैं। जैसे वैक्यूल्स हो गया ना, रितिका जिसको बोला जाता है। तो यहाँ पे कह रहा सबसे छोटा कोशिकांग की बात की जा रही है, तो यहाँ पे आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी राइबोसोम, ठीक ना। 27 नंबर क्वेश्चन में हाइड्रोलेज नाम के एंजाइम अत्यंत प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। कह रहा है ऑप्शन ए में लाइसोसोम में, सेंट्रोसोम में, क्लोरोप्लास्ट में और माइटोकॉन्ड्रिया में। तो हाइड्रोलेज नाम के एंजाइम किसमें पाया जाता है, तो दोस्तों यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए दिया है, लाइसोसोम में। याद रखेंगे आपका यहाँ पे ऑप्शन में क्या होगा, लाइसोसोम सही होगा। कह रहा सेंट्रोसोम कहाँ स्थिर होता है, सेंट्रोसोम कहाँ स्थिर होता है यानी कहाँ पाया जाता है, ठीक ना। तो सेंट्रोसोम कहाँ पाया जाता है दोस्तों, तो आप बताएंगे यहाँ पे ऑप्शन में दे रहा है केंद्रक कला में, केंद्रक द्रव्य में, कोशिका द्रव्य में, केंद्रिक में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, कोशिका द्रव्य में, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है क्रोमोसोम्स मुख्यतः बने होते हैं, जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो मुख्यतः बने होते हैं प्रोटीन के बने होते हैं, आरएनए के बने होते हैं, वर्णक के बने होते हैं या डीएनए के बने होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, डीएनए के बने होते हैं, यानी गुणसूत्र जो होते हैं किसके बने होते हैं, डीएनए के बने होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग दोस्तों। यहाँ पे कर रहा है 30 नंबर जो क्वेश्चन है, कह रहा है जंतु कोशिका में अभाव होता है। आप देख सकते हैं जंतु कोशिका में अभाव होता है किसका, कोशिका झिल्ली का, आरएनए का, वर्णक का और डीएनए का, ठीक ना। तो आप यहाँ पे देखेंगे कोशिका, जंतु कोशिका में अभाव होता है किसका, बताइए। इसमें वर्णक का अभाव होता है, किसका अभाव होता है दोस्तों, इसमें वर्णक का अभाव होता है, यानी जंतु कोशिका में किसका अभाव होता है, यहाँ पे जंतु कोशिका में जो अभाव होता है वर्णक का है, जंतु कोशिका में वर्णक का अभाव पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। कह रहा है 31 नंबर हरे टमाटर लाल क्यों हो जाते हैं, ठीक ना, हरे टमाटर पककर लाल क्यों हो जाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आप रीजन देखेंगे, ऑप्शन ए में दे रहा है क्लोरोप्लास्ट लुप्त हो जाते हैं और क्रोमोप्लास्ट अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं। दूसरा कह रहा है क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में परिवर्तित हो जाते हैं। तीसरा कह रहा है कोशिकाओं में एंथोसाइनिन उत्पन्न होते हैं। डी में दे रहा है क्रोमोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट पर आच्छादित हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्लोरोप्लास्ट, यहाँ पे क्रोमोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट पर आच्छादित हो जाते हैं। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि पौधों में जल का परिवहन होता है, किसके द्वारा होता है, फ्लोएम द्वारा होता है, जाइलम द्वारा होता है, दोनों के द्वारा होता है, स्टोमेटा के द्वारा होता है। तो आपको बताए थे हम, इससे पिछले वाले वीडियो में बताए थे, मतलब उससे पहले कई ठो वीडियो बना चुके हैं, उसमें आपको बताए थे, अगर आप पढ़े होंगे तो पौधों में जल का परिवहन होता है, ठीक ना। तो वहां पे आपको मिला होगा जाइलम, यानी हमने बताया ज से याद रखिएगा, ज से जल और ज से जाइलम, यानी जल में पौधों में जल का परिवहन कौन करता है, तो जल जाइलम करता है, ठीक ना, जाइलम के द्वारा पौधों में जल का परिवहन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, जो 33 नंबर क्वेश्चन है, क्या है कि कोशिका की खोज करने वाले वैज्ञानिक हैं कौन, कोशिका की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन है। ऑप्शन ए में दे रहा है हैक्सले, रॉबर्ट हुक, वर्चाउ और रॉबर्ट ब्राउन। तो यहाँ पे कोशिका की खोज करने वाले जो वैज्ञानिक हैं वो हैं रॉबर्ट हुक। कौन है, रॉबर्ट हुक। 34 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाई जाने वाली उंगलियों के समान रचना को कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाई जाने वाली उंगलियों के समान रचना को कहते हैं ग्रेना, माइक्रोविल्स, विलस और क्रिस्टी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्रिस्टी, ठीक ना। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाई जाने वाली उंगलियों के समान जो रचना होती है उसको क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। 35 नंबर में क्या कर रहा है, गुणसूत्र की रचना होती है, गुणसूत्र की रचना होती है
तो ऑप्शन ए में दे रहा प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट से, डीएनए तथा प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट्स तथा वसा से, और प्रोटीन तथा आरएनए से। तो गुणसूत्र की रचना किससे हुई होती है? तो बताएंगे प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट से, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा, प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर का। अगर पादप कोशिका की पहचान होती है, पादप कोशिका की पहचान कैसे होती है? तो कह रहा है जीवद्रव्य कला से, कोशिका भित्ति से, माइटोकॉन्ड्रिया से, सेंट्रोसोम से। तो आप बताएंगे, आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, कोशिका भित्ति से क्या की जाती है? पादप कोशिकाओं की पहचान की जाती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है कि प्रत्येक जीवधारी की सूक्ष्मतम इकाई है, प्रत्येक जीवधारी की सूक्ष्मतम इकाई है, क्या है? तो यहाँ पे आप बताएंगे कि प्रत्येक जीवधारी की जो सूक्ष्मतम इकाई है वो क्या है? तो आप यहाँ पे बताएंगे क्या है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है माइटोकॉन्ड्रिया, बी में दिया है कोशिका, सी में दिया है ऊतक, डी में दिया है केंद्रक। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक ना, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों कौन सा सही होगा? बी। ठीक ना, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर बी सही कर लेंगे, कोशिका। ठीक है, चलिए 38 नंबर क्वेश्चन का राज की जीवद्रव्य की रचना होती है, जीवद्रव्य किससे बना होता है? तो जल तथा कार्बनिक पदार्थों से, केवल जल से, जल तथा अकार्बनिक पदार्थों से, जल अकार्बनिक तथा कार्बनिक पदार्थों से बना होता है। ठीक है, तो आप यहां देखेंगे क्या कर रहा है, यहाँ पे जीवद्रव्य की रचना होती है। तो यहाँ पे जीवद्रव्य की जो रचना होती है वहां पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो सही होगा? डी, यानी जल, अकार्बनिक तथा कार्बनिक पदार्थों से। ठीक है, जीवद्रव्य की रचना किससे होती है? अकार्बनिक पदार्थों तथा कार्बनिक पदार्थों से मिलकर होती है। करा 39 नंबर क्वेश्चन क्या करा? माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है, किससे संबंध है? उत्सर्जन से, परासरण से, श्वसन से और पाचक से। तो आप याद रखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया का जो संबंध है वो श्वसन से होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, यानी 40 नंबर क्वेश्चन, यानी इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखेंगे। कह रहा केंद्रक की खोज करने वाले वैज्ञानिक हैं, केंद्रक की खोज करने वाले वैज्ञानिक हैं अल्टमान, रॉबर्ट ब्राउन, मूलर तथा सिंगर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, रॉबर्ट ब्राउन। तो केंद्रक की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? रॉबर्ट ब्राउन। तो इस प्रकार से दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हमने इसमें टोटल 40 MCQ बताए जो कि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण थे। ठीक है, ये आपके हाफ ईयरली एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, या आपके जो फाइनल जो एग्जाम होता है, ठीक ना, यानी एनुअल जो एग्जाम होता है उसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये आपके मतलब अदर जो टाइप्स के बहुत ही मतलब क्या होते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यदि आप मेरे चैनल पे नए व्यूअर्स हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों जरूर आप कमेंट करके बताएं, और बेल आइकन को दबाना कभी ना भूलें, जिससे कि मेरा जो भी नेक्स्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।